नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ दिन पहले मैंने पश्चिम बंगाल पर एक वीडियो बनाया था। उसमें बात की थी कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज एक नया प्रयोग कर रहा है, बल्कि कहें कि जो राजनीतिक नेता हैं मुस्लिम समाज के, वो एक नया प्रयोग कर रहे हैं। उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि आखिर ये इस निर्णय पर वो पहुँचे क्यों, कौन से कारण थे जिसकी वजह से वो इस प्रयोग को करने के लिए मजबूर हुए, क्या परिस्थितियां उनको दिख रही हैं, उनको भविष्य में क्या खतरे और क्या उम्मीद नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम समाज में राजनीतिक रणनीति को लेकर एक मंथन चल रहा है। उस मंथन के बारे में अगर केवल अपने को सीमित कर ले हम लोग आज पश्चिम बंगाल तक, तो उससे समझ में आएगा 4 मई के बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की बात। पश्चिम बंगाल में अगर ये कहें कि मुसलमानों का या मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा लगातार ममता बनर्जी से घट रहा है, तो शायद ज़्यादातर लोग मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन ममता बनर्जी के बयानों से देखिए, आपको पता चलेगा कि उनको ये डर सता रहा है। जो ये प्रयोग की बात मैंने पिछले वीडियो में की कि जिस तरह से हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाई, जनता उन्नयन पार्टी, और असदुद्दीन ओवैसी से उन्होंने समझौता कर लिया है। ये पहले लग रहा था कि शायद ये इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि इसका असर होगा। ममता बनर्जी को कई तरह के डर सता रहे। एक, इसकी वजह से मुस्लिम वोटों में कमी आ सकती है उनके मुस्लिम समर्थन में। दूसरा, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग गए उनकी वजह से। और तीसरा, एसआईआर में जो फर्जी वोटर थे उनका नाम कट जाने से उनको समस्या हो रही है। इस वजह से उनकी बौखलाहट दिन पर दिन बढ़ रही है। लेकिन आज केवल ममता बनर्जी की बात नहीं कर रहे, आज मुस्लिम मतदाता और ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। आखिर मुस्लिम मतदाता का ममता बनर्जी से भरोसा क्यों उठ रहा है, या विश्वास में कह लीजिए कमी क्यों आ रही है। भरोसा उठ गया है, नहीं उठा है, ये तो चुनाव का नतीजा आने पर पता चलेगा। उसके कारण कई हैं। पहला कारण है, उन्होंने जब सीए का कानून बनाया केंद्र सरकार ने, तो उन्होंने ज़ोर शोर से घोषणा की, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में से लागू नहीं होने दूंगी। और एक कदम आगे बढ़ी, उन्होंने विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराया कि ये कानून जो है पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। तो सीधे सीधे वो मुसलमानों को मूर्ख बना रही थी। कई और राज्यों ने ऐसा काम किया। वो ये अच्छी तरह से जानती हैं कि कोई भी केंद्रीय कानून संविधान के मुताबिक लागू होने से कोई भी राज्य सरकार रोक नहीं सकती। तो उनके इस प्रस्ताव का जो विधानसभा में पास कराया, उसका कोई मतलब नहीं है। और आप नतीजा देख ही रहे हैं सामने। सीए पूरे देश में लागू हो गया है। पश्चिम बंगाल में खासतौर से उसका ज़्यादा महत्व था, तो उसका ज़्यादा असर दिख रहा है। उन्होंने कहा किसी को पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगे। तो जाहिर है बाहर कौन जाएगा, जो घुसपैठिया है वही जाएगा। वो जो है झुंड लगाकर भारत बांग्लादेश की सीमा पर पहुंचा और चला गया, लौट गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनका मकसद वही था, उद्देश्य वही था कि किसी घुसपैठिए का नाम मतदाता सूची से कटने नहीं देंगे। बड़े पैमाने पर कट रहे हैं। तो इसलिए वो एसआईआर को सर्वनाश बता रही है। तीसरा, जो उन्होंने मुसलमानों से वादा किया और जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मेरी नज़र में पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा निराशा जिस बात से मुसलमानों को ममता बनर्जी से हो रही है, वो है उन्होंने कहा वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगे। हालांकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन सरकार इस एक्ट को नोटिफाई कर चुकी है। तो ये एक्ट तो लागू हो चुका है। इस पर स्टे भी नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा हुआ है, इसको लागू करने पर रोक लगी हुई है। ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया, लेकिन इसको लागू होने से न रोक पाई हैं न रोक पाएंगी। मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। ये 3 मुद्दे ऐसे थे जो उनके एक तरह से कोर इशू थे। मुसलमानों को मालूम है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने न तो उनको रोजगार दिया, न उनकी आर्थिक हालत सुधारी, न उनकी शैक्षणिक हालत सुधारी, न उनके इलाकों के विकास के लिए या उनकी भावी पीढ़ी के विकास के लिए कुछ किया। तो ममता बनर्जी से कुछ नहीं मिला सिवाय एक बात के कि हम तुमको भाजपा से बचाएंगे। अब भाजपा से क्या खतरा है? ये जो नैरेटिव चला
1947 के बाद से और कहें 51-52 के बाद से कांग्रेस ने शुरू किया, उसके बाद क्षेत्रीय दलों ने अपना लिया कि भाजपा से बचना है तो हमारे साथ आ जाओ। अब देश के 22 राज्यों में भाजपा और उसके साथी दलों की सरकार है। वहां कौन बचा रहा है भाजपा से मुसलमानों को, और क्या खतरा है मुसलमानों को भाजपा से? आप किसी भी राज्य में चले जाइए, मुसलमान से अगर बात कीजिए कि भाजपा के आने से इसको क्या खतरा है तो वो बता नहीं पाएगा, और भाजपा सरकार की नीतियों की बात कीजिए तो वो प्रशंसा ही करेगा। तो समस्या क्या हुई है? समस्या मौलवियों को हुई है, समस्या हुई है उन लोगों को जो जिहादी एजेंडा चलाना चाहते हैं, समस्या उन लोगों को हुई है जो फर्जी मदरसों के नाम पर पैसा वसूल रहे थे, कमाई कर रहे थे और मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग दे रहे थे। उन लोगों को समस्या हुई है, आम मुसलमान को समस्या नहीं हुई है। ये जो नैरेटिव है वो अब उसके मन में, उसके दिल में उतर नहीं रहा है। हम भाजपा से बचाएंगे, वो देख रहा बगल में असम है, त्रिपुरा है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बाकी राज्यों में देख रहा है भाजपा की सरकार है, वहाँ तो मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। भले ही वो इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे या न करे, लेकिन निजी बातचीत में वो इस बात को स्वीकार करता है। तो ये तो कुछ कारण है जिसकी वजह से ममता बनर्जी की बात पर भरोसा नहीं रह गया है कि ये जो वादा कर रही हैं वो पूरा नहीं कर सकती, इनमें क्षमता नहीं बची है। अब मुसलमान के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो 3 बार ममता बनर्जी को जिता चुका है, सत्ता में ला चुका है, और उसको लगता है कि अगर चौथी बार भी मान लीजिए जिता दिया तो उससे क्या मिलेगा? ममता बनर्जी मुसलमानों को क्या दे देंगी? उन्होंने एक कोशिश की कि सारे मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दें। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो है उसने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया, अदालत से भी जो है कोई राहत नहीं मिली। तो ये जो कोशिश उन्होंने की थी कि सारे मुस्लिम समाज को ओबीसी में शामिल करके उनको आरक्षण दे दिया जाए, वो उनका दांव भी नहीं चल पाया। तो मुसलमानों के लिए वो कुछ कर नहीं पाई। पश्चिम बंगाल में चूंकि वैसे ही कोई उद्योग धंधा नहीं आया, कोई निवेश नहीं आया, तो कोई नौकरी नहीं है, वो सबके लिए है, मुसलमानों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। तो निराशा का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। उनको लग रहा है मान लीजिए चौथी बार जिता दें, उसके बाद क्या? और सबसे बड़ी बात निराशा का जो है, देखिए एक चीज़ होती है वर्तमान में क्या परिस्थिति है, दूसरा भविष्य में क्या उम्मीद या आशंका है। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को लग रहा है कि अगर ममता बनर्जी के साथ बने रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस बार जीत गई तो उनका चौथा और आखिरी कार्यकाल होगा। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस पर जो प्रभाव होगा, जो कब्जा होगा, वो अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनका होगा। और मुसलमानों के मन में ये भारी संदेह है कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी की तरह मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। क्यों? ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, इसलिए उन पर कोई उस तरह का दबाव नहीं पड़ा। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है कई मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में। और अभिषेक बनर्जी मुसलमानों के एक वर्ग को लगता है कि वो किसी भी समय भाजपा के आगे आत्मसमर्पण कर सकते हैं या समझौता कर सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि अब जिस तरह से भरोसा हमारा ममता बनर्जी पर था, उसी तरह का भरोसा अभिषेक बनर्जी पर नहीं कर सकते, और उनको तृणमूल कांग्रेस के साथ अपना राजनीतिक भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो सवाल यह है कि किसके साथ जाएं? भाजपा के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है, भाजपा से ही लड़ाई है सारी। 2 और पार्टियां हैं, कांग्रेस और सीपीएम, दोनों की हालत ऐसी है, वो ऐसे गड्ढे में गिरे होते तो निकल आते, खाई में गिरे हुए हैं, वहाँ से जो निकालने जाएगा वो भी गिर जाएगा। तो इसलिए उनकी तरफ वो नहीं देख रहा है। इंडिविजुअल उम्मीदवारों को कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको समर्थन मिल जाए वो अलग बात है, मैं पूरी पार्टी के रूप में कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश के स्तर पर कह रहा हूँ। तो कांग्रेस और सीपीएम की तरफ वो देखने को तैयार नहीं है, कम से कम इस समय। जो मैं मंथन की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक रणनीति की बात कर रहा हूँ, भविष्य की रणनीति की बात कर रहा हूँ, वो इस आधार पर बन रही है कि हमने पहले कांग्रेस, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है केवल, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट फ्रंट, और उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी के साथ रह के उनका साथ देकर जो शक्ति अर्जित की है इन सालों में, 78 सालों में, उस शक्ति के इस्तेमाल का समय आ गया है।
अब अपने पैर पर खड़े होने का समय आ गया है। और इसकी तुलना अगर आप करना चाहें तो एक और ट्रेंड राजनीति में जो आया था उससे कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, इस देश में जितनी बुरी चीज़ें हुई हैं सब कांग्रेस ने शुरू की हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी शुरू की हैं, लेकिन बुरी चीज़ें इतनी ज़्यादा की हैं कि वो उनकी जो अच्छाई है वो दब जाती है। उन्होंने शुरू किया राजनीति में बाहुबलियों के इस्तेमाल का। बाहुबली, जब बैलेट पेपर का ज़माना था तो बैलेट बॉक्स लूटना आसान था, उसके लिए बाहुबली की ज़रूरत थी। कोई राजनीतिक नेता तो बैलेट बॉक्स लूटने जाता नहीं, तो बाहुबलियों का इस्तेमाल होता था, उनको पैसा मिलता था और संरक्षण मिलता था, उनका धंधा चलता था और पार्टी जीतती थी। उसके बाद बाहुबलियों को एक स्टेज के बाद लगा कि हम इस्तेमाल क्यों हों, हमारे पास ये ताकत है, हम बूथ लूटकर अगर दूसरे को जिता सकते हैं तो खुद क्यों नहीं जीत सकते। तो उसके बाद बाहुबलियों की एंट्री हुई, माफिया की एंट्री हुई राजनीति में। बड़े बड़े माफिया, बाहुबली, ये सब राजनीति में आ गए। उन्होंने पार्टी बना ली या किसी पार्टी में शामिल हो गए, तो वो विधानसभा और संसद में पहुंचने लगे। आप कल्पना कीजिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और शहाबुद्दीन जैसे माफिया डॉन संसद में बैठकर इस देश का कानून बनाते थे। ये हालत कर दी राजनीतिक दलों ने इस देश की राजनीति की, और ऐसे इनकी संख्या लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही। अभी भी ये सिलसिला थम गया हो ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसकी प्रगति में बहुत बड़ी रुकावट ज़रूर आ गई है 2014 के बाद से और 2017 के बाद से, उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से। कुल मिलाकर मुसलमानों को अब ये लग रहा है कि समय आ गया है कि हम जिन राजनीतिक दलों को जिताते थे उनकी बजाय अपने जीतने का प्रबंध करें। इसलिए जो है पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में ममता बनर्जी को 2021 के चुनाव में जितने मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिला था उतना नहीं मिलने वाला, ये तो तय है। सवाल सिर्फ इसका है कि कितना कम होगा, और मुस्लिम मतदाता और मुस्लिम नेता अपनी इस ताकत को किस रूप में आजमाते हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर भाजपा से, फिर कह रहा हूं कि बंगाल की बात हो रही है, भाजपा से लड़ना है तो उन्हीं को लड़ना है। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस अब भाजपा से लड़ने की स्थिति में नहीं रह जाएगी। ये तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी का आखिरी चुनाव है। इस बात में मुसलमानों के मन में किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी की घबराहट, बौखलाहट, उनका बेबुनियाद बातों पर को मुद्दा बनाने की कोशिश करना, ये सब बता रहा है कि उनको हार अपनी दिखाई दे रही है। लेकिन इस हार में मुसलमानों को अपनी भी हार दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि हमको तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के साथ नहीं डूबना है, हमको तैरना सीखना पड़ेगा। इसके लिए अपनी ताकत की ज़रूरत है। इसलिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में, इस पहले मैंने प्रयोग की बात की, अब ये रणनीति की बात कर रहा हूँ। रणनीति जो है वो चुनावी राजनीति की रणनीति, कि कैसे अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिताया जाए, उससे अपनी ताकत बढ़ाई जाए विधानसभा में, उसके बाद लोकसभा में भी। लेकिन अभी विधानसभा की बात, तो विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़े, इसकी कोशिश मुस्लिम समाज के लोगों की होगी। अब उनकी मुश्किल यह है कि और किसी पार्टी का कोई अस्तित्व बचा नहीं है कायदे से। मतलब जो बड़ी पार्टियां दोनों थी, सीपीएम और कांग्रेस, वो पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं। भाजपा मुसलमानों को टिकट देगी नहीं, और देगी तो मुसलमान उनको जिताएगा नहीं, तो ले देकर बचता कौन है। इसलिए इस पार्टी का, ये जो नई बनी पार्टी है, इसका महत्व और मुस्लिम राजनीति की दृष्टि से और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनकर विधानसभा पहुंच जाएंगे, बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे। नज़र जिस बात पर रखनी है कि इस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट कितने मिलते हैं, खास तौर से उन इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। वहाँ का मुसलमान क्या इनको भविष्य की दृष्टि से उम्मीद की नज़र से देखता है, ये वोट शेयर से पता चलेगा, सीटों की संख्या से नहीं पता चलेगा। इस चुनाव में सीट नहीं मिलने वाली, 2-4 सीटें कहीं मिल जाएंगी तो वो अलग बात है, लेकिन वोट शेयर तय करेगा
कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम राजनीति भविष्य में किस दिशा में जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।